नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे और स्वादिष्ट समुद्री भोजन की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी चीज जो शायद बहुत लोगों ने सुनी हो पर खाई कम हो। सही कहा। हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट शेल क्रैब सैंडविच की और उसके एक क्लासिक साथी मैरीलैंड कोल्स्लॉ की। और हमारे पास जानकारी है एक YouTube वीडियो से और एक विकिपीडिया लेख से भी। तो आज का हमारा मकसद, हमारी ये जो गहराई से पड़ताल है, वो इस जीव को समझने की है। मतलब ये सॉफ्ट शेल क्रैब आखिर है क्या? कैसे इसे इस तरह तैयार किया जाता है कि लगभग पूरा का पूरा खाया जा सके, ये सोचने वाली बात है। है ना? यही तो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। एक पूरा केकड़ा खोल समेत, कैसे? और फिर ये मैरीलैंड कोल्स्लॉ के साथ इसकी जोड़ी क्यों इतनी जमती है? बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया जिसमें केकड़ा अपना पुराना खोल उतारता है, मतलब वो मोल्टिंग वाला प्रोसेस, वो इसे पाक कला की दुनिया में एक बहुत ही विशेष स्थान दिलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहला सवाल, ये सॉफ्ट शेल क्रैब होता क्या है? क्या ये कोई खास तरह का केकड़ा है जिसका खोल हमेशा नरम रहता है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये किसी खास प्रजाति का नाम नहीं है, बल्कि ये केकरों की एक अवस्था है, एक फेज है। मतलब ये एक पाक शब्द है, एक कुलिनरी टर्म। अच्छा, अवस्था। मतलब ये वो केकड़े होते हैं जिन्होंने हाल ही में अपना पुराना सख्त वाला बाहरी कवच, जिसे हम बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन कहते हैं, वो उतारा हो। और उनका जो नया वाला खोल नीचे से निकलता है, वो अभी पूरी तरह से सख्त नहीं हुआ होता। वो नरम लचीला सा होता है, कुछ घंटों के लिए। अरे वाह, तो ये एक बहुत ही छोटी सी विंडो होती होगी। हाँ, बहुत ही छोटी। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। केकड़ों को पानी से ठीक उसी वक्त निकालना होता है जब वो खोल बदल चुके हों या बदलने ही वाले हों। अच्छा। अगर जरा सी भी देर हो गई ना, तो पानी में मौजूद कैल्शियम को सोख कर वो नया खोल सख्त होना शुरू हो जाता है। फिर वो सॉफ्ट शेल नहीं रहता। बाप रे, तो पकड़ने वालों को कैसे पता चलता है? ये अनुभव का खेल है। जो अनुभवी मछुआरे होते हैं, वो केकड़ों के व्यवहार से या कभी-कभी खोल पर दिखने वाले संकेतों से अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन सा केकड़ा जल्दी ही खोल बदलने वाला है। इन्हें पीलर क्रैब्स कहते हैं। पीलर क्रैब्स? अच्छा, फिर इन पीलर क्रैब्स को पकड़कर खास तरह के टैंकों में रखा जाता है। इन्हें फ्लोट्स कहते हैं। इनमें पानी का तापमान और बाकी चीजें नियंत्रित होती हैं। और वहीं पर इन पर नजर रखी जाती है। जैसे ही कोई केकड़ा खोल बदलता है, उसे तुरंत पानी से निकाल लिया जाता है ताकि उसका नया खोल सख्त न होने पाए। ये तो बहुत ही ज्यादा मेहनत का और ध्यान रखने वाला काम लग रहा है। मतलब 24 घंटे नजर रखनी पड़ती होगी। हाँ बिल्कुल, ये बहुत समय संवेदी प्रक्रिया है। और इसी वजह से सॉफ्ट शेल क्रैब थोड़े खास भी होते हैं और थोड़े महंगे भी, क्योंकि इसमें बहुत ध्यान और सही टाइमिंग की जरूरत होती है। समझ गया। तो इसी नरम खोल की वजह से ये कहा जाता है कि लगभग पूरा जानवर खाया जा सकता है। क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता था कि केकड़ा खाना मतलब खोल तोड़ो, थोड़ी सी टांगों से मांस निकालो, बस। हाँ, यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसी नरम खोल के वजह से इसे खाने का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। जब इसे पकाया जाता है तो ये खोल भी खाने लायक हो जाता है, बल्कि कुरकुरा हो जाता है। कमाल है। हाँ, तो क्या बिल्कुल सब कुछ खा सकते हैं? लगभग सब कुछ। सफाई के दौरान कुछ चीजें हटाई जाती हैं, जैसे उसके मुंह के हिस्से, जिन्हें मैंडिबल्स कहते हैं। ओके। उसके गलफड़े, मतलब गिल्स, वो थोड़े रेतीले या कड़वे हो सकते हैं, क्योंकि वो सांस लेने और पानी फिल्टर करने का काम करते हैं। और पेट के नीचे एक तिकोना सा फ्लैप होता है, जिसे एप्रिन कहते हैं। नर और मादा में इसका आकार अलग होता है। उसे भी हटा दिया जाता है क्योंकि वो थोड़ा सख्त होता है। अच्छा, तो ये 3 चीजें हटाई, मुंह, गलफड़े और एप्रन वाला खोल, सब खाया जा सकता है। हाँ, मतलब ये तो एक तरह से जीरो वेस्ट जैसा हुआ। हाँ, कह सकते हैं। प्रकृति की चीज का पूरा इस्तेमाल ये वाकई एक अनूठा स्वाद और टेक्सचर देता है। वो नरम मांस और साथ में हल्का कुरकुरा खोल। सुन के ही मजा आ रहा है। अच्छा, और अमेरिका में जहाँ ये इतना पॉपुलर है, क्या कोई खास प्रजाति इस्तेमाल होती है या कोई भी केकड़ा चल जाता है? देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो कई तरह के केकड़े खोल बदलते हैं और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में स्थानीय प्रजातियों का इस्तेमाल होता भी है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें, खासतौर पर अटलांटिक तट की, तो वहाँ मुख्य रूप से ब्लू क्रैब का इस्तेमाल होता है। ब्लू क्रैब? और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है कॉलिनेक्टिस सेपिडिस।
ये अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पर नोवा स्कॉटिया से लेकर अर्जेंटीना तक और मेक्सिको की खाड़ी में भी पाया जाता है। अच्छा। और मैरीलैंड और चेसैपिक बे वाला जो इलाका है वो तो ब्लू क्रैब के लिए मशहूर ही है। वहाँ की अर्थव्यवस्था और संस्कृति में इसका बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, मैंने सुना है चेसैपिक बे के बारे में। तो अमेरिका में सॉफ्ट शेल क्रैब का मतलब आमतौर पर ब्लू क्रैब ही होता है। इसका मौसम भी होता है, आमतौर पर अप्रैल से सितंबर के बीच, जब पानी गर्म होता है और केकड़े बढ़ते हैं और खोल बदलते हैं। तो ये मौसम पर भी निर्भर करता है? बिल्कुल, ये एक मौसमी व्यंजन है। और हमारे YouTube स्रोत में भी मैरीलैंड और ब्लू क्रैब का जिक्र आया है, जो इसी बात की पुष्टि करता है कि ये दोनों चीजें कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि सॉफ्ट शेल क्रैब ब्लू क्रैब की एक खास अवस्था है, जिसे पकड़ने का समय बहुत महत्वपूर्ण है और जिसे लगभग पूरा खाया जा सकता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इसे पकाने पर। आपने बताया कि खोल नरम होता है, तो इसे पकाने के आम तरीके क्या हैं? हाँ, क्योंकि खोल नरम होता है तो इसे पकाने के तरीके भी ऐसे होते हैं जो या तो इस नरमी को उभारे या फिर इसे एक अच्छा सा कुरकुरापन दे। सबसे आम और शायद सबसे पॉपुलर तरीका है इसे डीप फ्राई करना, मतलब गरम तेल में तलना। अच्छा, तला हुआ। हाँ, तलने से क्या होता है कि वो नरम खोल बाहर से एकदम सुनहरा और कुरकुरा हो जाता है और अंदर का मांस नरम, मीठा और रसदार रहता है। वो टेक्सचर का कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये तो क्लासिक तरीका लगता है। और दूसरा तरीका? दूसरा आम तरीका है सौते करना। इसमें थोड़े से मक्खन या तेल में तेज आंच पर इसे जल्दी से पकाया जाता है। शायद साथ में थोड़ा लहसुन, पार्सले या नींबू का रस डाल दिया। इससे केकड़े का अपना स्वाद ज्यादा उभर कर आता है। अच्छा, तो डीप फ्राई या सौते। लेकिन सैंडविच के लिए तो शायद तला हुआ ही ज्यादा चलता होगा। हाँ, बिल्कुल। क्लासिक सॉफ्ट शेल क्रैब सैंडविच में तो तला हुआ खेकड़ा ही इस्तेमाल होता है और हमारे YouTube स्रोत में इसी की रेसिपी दी गई है। वो मैरीलैंड स्टाइल वाली रेसिपी है। तो चलिए उस रेसिपी पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। सुनने में बहुत लजीज लग रहा है वो सैंडविच। सबसे पहला कदम क्या है? सफाई? हाँ, सबसे पहले सफाई, ये बहुत जरूरी है। जैसा हमने पहले बात की, 3 मुख्य चीजें हटानी है। हाँ, मुंह, गलफड़े और एप्रन। बिल्कुल। सफाई करने वाले कैंची का इस्तेमाल करते हैं। आंखों के ठीक पीछे से चेहरे वाला हिस्सा काट देते हैं। इससे मुंह के पार्ट्स निकल जाते हैं। ओके। फिर ऊपर के खोल को थोड़ा उठाकर उसके नीचे जो पंख जैसे दिखने वाले गलफड़े होते हैं उन्हें निकाल देते हैं, दोनों तरफ से। और आखिर में खेकड़े को पलटकर उसके पेट पर जो तिकोना या गोल सा फ्लैप एप्रन होता है उसे खींचकर निकाल देते हैं। ये सब करने में तो बड़ी सावधानी चाहिए होगी। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, लेकिन एक बार आ जाए तो जल्दी हो जाता है। सफाई के बाद केकड़े को ठंडे पानी से अच्छी तरह धोना जरूरी है। धोना क्यों? ताकि कोई गंदगी या रेत वगैरह लगी हो तो निकल जाए। और धोने के बाद सबसे जरूरी है उसे कागज के तौलिए से अच्छी तरह थपथपाकर सुखाना। सुखाना क्यों इतना जरूरी है? 2 कारण है। एक तो अगर केकड़ा गीला होगा तो उस पर कोटिंग ठीक से चिपकेगी नहीं। दूसरा, गीली चीज को गरम तेल में डालने से तेल बहुत ज्यादा उछलता है, छींटे पड़ते हैं जो खतरनाक हो सकता है। तो अच्छी तरह सुखाना बहुत जरूरी है। समझ गया। सफाई, धुलाई, सुखाई। इसके बाद क्या? वो कुरकुरापन कैसे आता है? इसके बाद आती है कोटिंग की बारी, जिसे ड्रेजिंग कहते हैं। इससे ही वो कुरकुरापन आता है। इसके लिए आमतौर पर 2 तरह के मिश्रण तैयार किए जाते हैं। 2 मिश्रण? हाँ, एक होता है सूखा मिश्रण। इसमें मुख्य रूप से मैदा होता है, साथ में थोड़ा कॉर्नमील यानी मक्के का आटा भी मिलाते हैं। कॉर्नमील क्यों? कॉर्नमील मिलाने से कोटिंग ज्यादा कुरकुरी बनती है। सिर्फ मैदे की कोटिंग थोड़ी नरम रह सकती है। अच्छा, ये तो बढ़िया टिप है। हाँ, तो इस मैदे और कॉर्नमील के मिक्सचर में डाले जाते हैं मसाले। सबसे जरूरी है ओल्ड बे सीजनिंग। ओल्ड बे सीजनिंग, इसका जिक्र बार बार आ रहा है। यह है क्या चीज? ओल्ड बे सीजनिंग मैरीलैंड का एक बहुत ही मशहूर मसाला मिक्स है। इसमें कई चीजें होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से सेलेरी सॉल्ट, अजवाइन का नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, पेपरिका और कुछ अन्य गुप्त मसाले होते हैं। इसका स्वाद थोड़ा नमकीन, थोड़ा मसालेदार और बहुत ही अनोखा होता है। और समुद्री भोजन के साथ, खास तौर पर केकड़े के साथ, ये लाजवाब लगता है। वाह, तो ये मैरीलैंड की पहचान जैसा है। बिल्कुल। तो सूखे मिश्रण में मैदा, कॉर्नमील, ओल्ड बे सीजनिंग, थोड़ा सा नमक, ध्यान से, क्योंकि ओल्ड बे में भी नमक होता है, और ताज़ी पिसी काली मिर्च मिलाई जाती है। ये हो गया सूखा मिक्सचर।
ठीक है। और दूसरा मिश्रण? दूसरा होता है गीला बैटर, जिसे एग वॉश भी कहते हैं। इसके लिए एक कटोरे में 1 या 2 अंडे फोड़कर उन्हें अच्छी तरह फेंट लिया जाता है। साथ में थोड़ा बटर मिल्क या दूध मिलाया जाता है। बटर मिल्क क्यों? बटर मिल्क थोड़ा खट्टापन देता है और बैटर को एक अच्छी कंसिस्टेंसी देता है, जिससे वो केकड़े पर अच्छे से चिपकता है। अगर बटर मिल्क नहीं है तो दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी अच्छी तरह फेंट कर एक पतला सा घोल बना लेते हैं। ओके, तो एक सूखा पाउडर जैसा मिक्सचर और एक गीला घोल। अब केकड़े का क्या करना है? अब हर साफ और सूखे हुए केकड़े को पहले सूखे मिक्सचर में डाला जाता है। उसे अच्छी तरह उलट पलट कर दबाकर मिक्सचर से कोट किया जाता है, ताकि हर तरफ पाउडर लग जाए। फिर केकड़े को उठाकर अतिरिक्त पाउडर झाड़ दिया जाता है। इसके बाद उसे गीले बैटर वाले कटोरे में डुबोया जाता है, ताकि वो पूरी तरह से भीग जाए। अच्छा, पहले सूखा फिर गीला। हाँ, गीले बैटर से निकालकर उसे थोड़ी देर कटोरे के ऊपर रखते हैं, ताकि अतिरिक्त बैटर टपक जाए। कुछ लोग इसके बाद उसे वापस एक बार सूखे मिश्रण में लपेटते हैं। डबल ड्रेजिंग कहते हैं इसे। इससे और भी ज्यादा कुरकुरी परत बनती है। वाह, डबल ड्रेजिंग, ये तो बहुत क्रिस्पी बनता होगा फिर। हाँ बिल्कुल। तो अब हमारा केकड़ा तलने के लिए तैयार है। और तलने की प्रक्रिया? तेल कितना गर्म होना चाहिए? तलने के लिए एक गहरे पैन या डच ओवन में पर्याप्त मात्रा में तेल गरम किया जाता है। तेल ऐसा होना चाहिए जिसका स्मोकिंग पॉइंट ज्यादा हो, जैसे कैनोला, पीनट या वेजिटेबल ऑयल। तेल को मध्यम तेज आंच पर लगभग 350 डिग्री फ़ारेनहाइट या 175 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। तापमान का कैसे पता चलेगा? थर्मामीटर न हो तो? अगर डीप फ्राई थर्मोमीटर नहीं है तो एक अंदाजा लगा सकते हैं। तेल में लकड़ी की चम्मच का हैंडल डुबोकर देखें। अगर उसके चारों ओर बुलबुले बनने लगे तो तेल तैयार है। या फिर ब्रेड का एक छोटा टुकड़ा डालकर देखें। वो सुनहरा होने में लगभग 30-40 सेकंड लगने चाहिए। अच्छा। तेल सही तापमान पर होना बहुत जरूरी है। अगर तेल ठंडा होगा तो केकड़ा ज्यादा तेल सोख लेगा और चिपचिपा हो जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा गर्म होगा तो बाहर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। ठीक है, तो 175 डिग्री सेल्सियस। अब केकड़े को तेल में डालना है? हाँ, अब बहुत सावधानी से एक एक करके कोट किए हुए केकड़ों को गरम तेल में डालना है। एक साथ बहुत सारे नहीं डालने हैं, वरना तेल का तापमान गिर जाएगा। कितना मिनट तलना है? ज्यादा देर नहीं लगती, लगभग 2 से 3 मिनट एक तरफ से, जब तक वो सुनहरा भूरा और कुरकुरा ना हो जाए। फिर उसे पलटकर दूसरी तरफ से भी 2-3 मिनट तलना है। कुल मिलाकर 4 से 6 मिनट में केकड़ा पक जाता है। बस इतनी जल्दी? हाँ, क्योंकि मांस बहुत नरम होता है और खोल भी पतला। तलने के बाद केकड़ों को तेल से निकालकर एक वायर रैक पर रखना सबसे अच्छा होता है। वायर रैक पर क्यों? कागज के तौलिए पर नहीं? वायर रैक पे रखने से हवा चारों तरफ लगती है और केकड़ा नीचे से गीला या नरम नहीं होता, कुरकुरा बना रहता है। अगर रैक नहीं है तो कागज के तौलिए पर भी रख सकते हैं, बस वो थोड़ा तेल सोख लेगा। तलने के तुरंत बाद चाहें तो थोड़ा सा ओल्ड बे सीजनिंग और छिड़क सकते हैं गर्मा-गर्म केकड़े पर। वाह, तो ये तैयार हो गया हमारा क्रिस्पी फ्राइड सॉफ्ट शेल क्रैब। अब इसका वो मशहूर सैंडविच कैसे बनता है? हाँ, अब सैंडविच बनाने की बारी। इसके लिए सबसे पहले चाहिए अच्छे नरम वाले सैंडविच रोल्स या बन्स। किस तरह के बन्स? पारंपरिक रूप से पोटैटो रोल्स या मार्टिन्स पोटैटो रोल्स बहुत इस्तेमाल होते हैं मैरीलैंड में। वो थोड़े मीठे और बहुत नरम होते हैं। ब्रियोश बन्स भी अच्छे लगते हैं क्योंकि वो भी नरम और रिच होते हैं। बर्गर बन भी चलेंगे। ठीक है, तो बन्स को क्या करना है? बन्स को बीच से आधा काट लेना है। फिर उन्हें हल्का सा टोस्ट कर सकते हैं, या तो तवे पे थोड़ा मक्खन लगाकर या ओवन में। बस हल्का सा गरम और थोड़ा सा सुनहरा करना है, ज्यादा कुरकुरा नहीं। ओके, हल्के टोस्टेड बन्स। फिर अब सैंडविच को असेंबल करना है। नीचे वाले बन पे सबसे पहले लगाई जाती है टार्टर सॉस। टार्टर सॉस वो क्या होती है? टार्टर सॉस एक क्लासिक सॉस है जो अक्सर तले हुए समुद्री भोजन के साथ परोसी जाती है। ये मेयोनीज बेस वाली होती है, जिसमें बारीक कटे हुए अचार, डिल पिकल्स, कैपर्स, प्याज या शैलॉट्स और कभी-कभी थोड़ी सी डिल या पासले मिलाई जाती है। ये थोड़ी खट्टी, थोड़ी चटपटी होती है और तले हुए खाने के साथ बहुत अच्छी लगती है। सुनने में अच्छा लग रहा है। तो बन पर टार्टर सॉस? हाँ, अच्छी मात्रा में टार्टर सॉस। फिर उसके ऊपर रखा जाता है एक लेट्यूस का पत्ता, क्रिस्प वाला, जैसे आइसबर्ग या रोमेन। लेट्यूस क्यों?
वो एक ताजगी और कुरकुरापन देता है और सैंडविच को थोड़ा गीला होने से भी बचाता है। लेट्यूस के ऊपर रखते हैं टमाटर का 1 या 2 पतले स्लाइस। टमाटर भी? हाँ, टमाटर की हल्की मिठास और रस सैंडविच को और अच्छा बनाते हैं। कुछ लोग पतले कटे हुए प्याज या अचार के स्लाइस भी डालना पसंद करते हैं। अच्छा, ये तो अपनी पसंद पर है। बिल्कुल। तो बन, टार्टर सॉस, लेट्यूस, टमाटर और अब आता है हीरो। गर्मा गर्म क्रिस्पी सॉफ्ट शेल क्रैब। हाँ, उसे इन सब चीजों के ऊपर रख दिया जाता है। अगर केकड़ा बड़ा है तो शायद उसकी टांगें बन से बाहर झांक रही होंगी, जो देखने में भी अच्छा लगता है। और फिर ऊपर वाला बन? हाँ, फिर ऊपर वाला बन रखकर हल्का सा दबा दिया जाता है और इसे तुरंत परोसना होता है। तुरंत क्यों? क्योंकि तभी केकड़ा सबसे ज्यादा कुरकुरा और गर्म होता है। अगर ये ठंडा हो गया तो वो मज़ा नहीं आएगा। गर्मा गर्म सैंडविच जिसमें ठंडा लेट्यूस और टमाटर हो और साथ में वो चटपटी टार्टर सॉस और हाँ, उस ओल्ड बे सीजनिंग की महक और स्वाद जो केकड़े में रचा बसा होता है, ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। वाकई, पूरी विधि सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि बस अभी बनाकर खा लूं। ये तो वही मैरीलैंड की क्लासिक रेसिपी। लेकिन आपने कहा था कि अलग-अलग जगहों पर इसे अलग तरह से भी खाया जाता है। हाँ बिल्कुल, ये तो सिर्फ एक तरीका है, भले ही बहुत लोकप्रिय हो। दुनिया भर में और अमेरिका के अंदर भी सॉफ्ट शेल क्रैब को लेकर कई विविधताएं हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, अमेरिका के अटलांटिक तट पर ही कुछ लोग सफाई के समय विक्रेता से कहते हैं कि केकड़े के अंदर का मस्टर्ड ना निकालें। हाँ, वो हेपेटोपैंक्रियास। हाँ, वो पीला नारंगी सा जो अंग होता है, उसका स्वाद थोड़ा कड़वा, मीठा, बहुत रिच होता है। कुछ लोगों को वो बहुत पसंद आता है। और अगर मादा केकड़ा है तो उसमें गहरे नारंगी रंग के अंडे यानी रो हो सकते हैं। उसे भी कुछ लोग हटवाना नहीं चाहते क्योंकि उसका भी एक अलग स्वाद और बनावट होती है। अच्छा, तो ये पसंद की बात है कि अंदर के अंग रखने हैं या नहीं? बिल्कुल। और फिर अमेरिका के डीप साउथ में, जैसे लुइसियाना, मिसिसिपी, अलाबामा में कभी-कभी मोटे मार्सल सॉफ्ट शेल क्रैब के लिए बस्टर क्रैब शब्द का इस्तेमाल होता है। बस्टर क्रैब, ये नाम कैसे पड़ा? इसकी कहानी थोड़ी धुंधली है। कुछ लोग कहते हैं कि ये शब्द उन केकड़ों के लिए था जिन्होंने अभी खोल बदला नहीं था पर बदलने वाले थे, या जो बाजार तक पहुंचने से पहले मर जाते थे और मछुआरे उन्हें जल्दी से खा लेते थे। वो बस्ट होने वाले थे या हो चुके थे। एक और कहानी ये है कि इसका नाम एक पुराने तैराक और एक्टर बस्टर क्रैब के नाम पर पड़ गया, जो शायद इस डिश के शौकीन थे। हाँ, ये मजेदार है। बस्टर क्रैब, तो ये बस एक लोकल नाम है? हाँ, एक तरह का लोकल टर्म है जो अब ज्यादातर बड़े और मांसल सॉफ्ट शेल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। और अमेरिका के बाहर आपने जापान का जिक्र किया था। हाँ, जापान में सॉफ्ट शेल क्रैब काफी लोकप्रिय है, खासकर सुशी में। वहाँ स्थानीय प्रजातियां इस्तेमाल होती हैं, जैसे जापानी ब्लू क्रैब, पॉर्ट्यूनिस ट्रिब्यूकुलेटिस या शोर स्विमिंग क्रैब, चैरेबिस जपोनिका। सुशी में कैसे इस्तेमाल करते हैं? इसे अक्सर पहले टेम्पुरा स्टाइल में तला जाता है। एक हल्के बैटर में लपेटकर डीप फ्राई किया जाता है ताकि वो बहुत हल्का और कुरकुरा बने। फिर इस तले हुए सॉफ्ट शेल क्रैब को चावल और सब्जियों के साथ नोरी समुद्री शैवाल में लपेटकर माकी ज़ुशी रोल बनाया जाता है। इसे स्पाइडर रोल कहते हैं। स्पाइडर रोल? मकड़ी जैसा दिखता है क्या? हाँ, क्योंकि जब रोल को काटा जाता है तो केकड़े की तली हुई टांगें बाहर निकली हुई दिखती हैं, जो थोड़ी थोड़ी मकड़ी की टांगों जैसी लगती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही क्रिएटिव है। हाँ, या फिर इसे टमाकी ज़ुशी में भी इस्तेमाल करते हैं, जो हाथ से बनाया हुआ कोन जैसा रोल होता है। उसमें भी तला हुआ केकड़ा, चावल, एवोकाडो, ककड़ी वगैरह भर के खाया जाता है। वो कुरकुरा केकड़ा ठंडे चावल और सब्जियों के साथ बहुत अच्छा लगता है। जापान के बाद आपने स्पेन का भी नाम लिया था। हाँ, स्पेन के दक्षिणी तट अंडलूसिया में सॉफ्ट शेल केकड़ों को चिगुआटोस कहा जाता है। ये शब्द शायद स्थानीय बोली के शब्द अचिगुआटार से आया है, जिसका मतलब होता है नरम पड़ना या कमजोर होना। अच्छा, वहाँ कौन सी प्रजाति इस्तेमाल होती है? वहाँ भूमध्य सागर में पाई जाने वाली प्रजातियां इस्तेमाल होती हैं, जैसे वेलवेट क्रैब, निकोरा प्यूबर। सान लुकार दे बारमैडा नाम की जगह पर ये बहुत मशहूर है। दिलचस्प बात यह है कि वहाँ सिर्फ केकड़े ही नहीं, बल्कि लैंगोस्टीन, नेफ्रॉप्स नॉर्वेजिकस, जो एक तरह का छोटा लॉबस्टर या स्कैम्पी है, उसे भी सॉफ्ट शेल अवस्था में खाया जाता है। लॉबस्टर भी सॉफ्ट शेल? हाँ, और मालागा के तट पर तो सॉफ्ट शेल स्पाइनी लॉबस्टर पैलिनरिस एलिफाज भी मिलता है,
जिसे लांगोस्टा चिगवाटा कहते हैं। ये तो मैंने कभी सुना भी नहीं था। इन्हें कैसे पकाते हैं? इन्हें भी आमतौर पर डीप फ्राई किया जाता है। अक्सर बस हल्के से मैदे में लपेटकर तल लेते हैं और फिर इन्हें विनेग्रेट के साथ परोसा जाता है। विनेग्रेट वो क्या होता है? विनेग्रेट एक सिंपल सी ड्रेसिंग होती है जो तेल, अक्सर जैतून का तेल और सिरका जैसे वाइन विनेगर या शेरी विनेगर को मिलाकर बनाई जाती है। इसमें नमक, काली मिर्च और कभी-कभी थोड़ी हर्ब्स या लहसुन भी डाल देते हैं। ये थोड़ी खट्टी होती है और तले हुए चिगवाटोस की रिचनेस को बैलेंस करती है। अच्छा, मतलब फ्राई करके खट्टी ड्रेसिंग के साथ। यस। ये भी अलग कॉम्बिनेशन है। हाँ, और फिर इटली का जिक्र भी जरूरी है, खास तौर पर वेनिस का। वेनिस, वहाँ क्या खास है? वेनिस के लगून, समुद्र का किनारा जो शहर के आसपास है, कि एक बहुत ही खास और पारंपरिक डिश है जिसे मोएका या बहुवचन में मोएचे कहते हैं। ये वेनिशियन मोली का शब्द है। ये किस केकड़े से बनती है? ये वहाँ आम तौर पर पाए जाने वाले भूमध्य सागरीय ग्रीन शोर क्रैब कार्सिनस एस्चुआरी से बनती है, जब वो खोल बदल रहा होता है। अच्छा। और ये भी एक बहुत ही मौसमी चीज है। ये सिर्फ 2 छोटी अवधियों में मिलती है, वसंत में अप्रैल मई और पतझड़ में अक्टूबर नवंबर। तो साल में बस कुछ ही हफ्तों के लिए। हाँ, और इसे पकड़ने और तैयार करने का तरीका भी बहुत पारंपरिक है। मछुआरे, जिन्हें मोएकांती कहते हैं, बहुत ध्यान से सही केकड़ों को चुनते हैं और उन्हें तैयार करते हैं। इसे पकाते कैसे हैं वेनिस में? सबसे क्लासिक तरीका है इन्हें जिंदा ही फेंटे हुए अंडे में डुबोना। कहते हैं केकड़े अंडे को पी लेते हैं, जिससे वो और स्वादिष्ट हो जाते हैं। फिर उन्हें मैदे में लपेटकर डीप फ्राई कर लिया जाता है, एकदम कुरकुरा होने तक। जिंदा ही? हाँ, ये पारंपरिक तरीका है। फिर इन्हें गर्मा गर्म नींबू के टुकड़े के साथ परोसा जाता है। ये वेनिस की एक बहुत ही महंगी और प्रतिष्ठित डेलिकेसी मानी जाती है। वाह, ये तो वाकई बहुत ही अलग और स्थानीय परंपराओं से जुड़ी चीजें हैं। मतलब एक ही सॉफ्ट शेल क्रैब, लेकिन जापान से स्पेन से इटली तक कितने अलग अलग रूप और स्वाद। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे एक प्राकृतिक घटना, खोल बदलना, को दुनिया भर की पाक संस्कृतियों ने अपनी अपनी तरह से अपनाया है और उसे अपनी स्थानीय सामग्री और स्वाद के साथ जोड़ा है। बहुत दिलचस्प। चलिए अब वापस मैरीलैंड पर आते हैं। हमने सॉफ्ट शेल क्रैब सैंडविच की बात तो कर ली, अब बात करते हैं उसके साथी की, मैरीलैंड कोल्सलॉ। यूट्यूब स्रोत ने इसे क्लासिक जोड़ी बताया है। ऐसा क्यों है? क्या है इस कोल्सलॉ में जो इसे सॉफ्ट शेल क्रैब सैंडविच के लिए इतना परफेक्ट बनाता है? हाँ, ये जोड़ी वाकई क्लासिक मानी जाती है मैरीलैंड में, और इसके कई कारण हैं जो स्वाद और बनावट के संतुलन से जुड़े हैं। अच्छा, जैसे कि? देखिए, सॉफ्ट शेल क्रैब सैंडविच कैसा होता है? वो गर्मा गर्म होता है, तलावा होने की वजह से थोड़ा रिच और तैलीय होता है, और केकड़े का मांस नरम होता है जबकि खोल कुरकुरा। है ना? बिल्कुल। अब इसके विपरीत कोल्सलॉ कैसा होता है? वो ठंडा होता है, वो कुरकुरा होता है क्योंकि उसमें कच्ची पत्ता गोभी और गाजर होती है, और वो ताजगी देने वाला होता है क्योंकि उसमें सिरके का हल्का खट्टापन होता है। हाँ, ये तो बिल्कुल उल्टा है। यही कॉन्ट्रास्ट काम करता है। वो ठंडी, कुरकुरी, ताज़ा कोल्सलॉ उस गरम, रिच, कुरकुरे नरम सैंडविच के साथ एक बेहतरीन संतुलन बनाती है। हर बाइट में आपको अलग-अलग तापमान और टेक्सचर मिलते हैं, जो खाने के अनुभव को ज्यादा दिलचस्प बनाता है। अच्छा, ये तो हुई बनावट और तापमान की बात। स्वाद के बारे में क्या? स्वाद के स्तर पर भी ये जोड़ी बहुत अच्छी है। मैरीलैंड कोल्सलॉ में आमतौर पर थोड़ी मिठास होती है चीनी से, और सिरके से एक हल्की खटास आती है। ये मीठा खट्टा स्वाद केकड़े की अपनी प्राकृतिक मिठास को कॉम्प्लीमेंट करता है, उसे दबाता नहीं। और वो ओल्ड बे सीजनिंग, वो भी तो डालते हैं इसमें? हाँ, यही तो है मैरीलैंड टच। कोल्सलॉ की ड्रेसिंग में भी अक्सर ओल्ड बे सीजनिंग डाली जाती है, तो वो हल्का मसालेदार सेलरी वाला स्वाद जो केकड़े में है, वो कोल्सलॉ में भी गूंजता है। ये दोनों के स्वाद को एक साथ लाता है। अरे वाह, मतलब स्वाद भी आपस में मिलते हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक साइड डिश नहीं है, ये सैंडविच के अनुभव को पूरा करती है। ये मैरीलैंड की पाक पहचान का हिस्सा है। चेसापीक बे का ब्लू क्रैब और उसके साथ परोसा जाने वाला ओल्ड बे वाला कोल्सलॉ, ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय सामग्री और स्वाद मिलकर एक परफेक्ट जोड़ी बना सकते हैं। सही कहा। अब मुझे समझ आया कि ये जोड़ी इतनी मशहूर क्यों है। तो ये मैरीलैंड कोल्सलॉ बनाना क्या मुश्किल है? क्या इसमें कोई खास सीक्रेट है? नहीं, बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये बहुत ही सीधी सादी रेसिपी है। सामग्री भी आसानी से मिल जाती हैं।
बस वो ओल्ड बे सीजनिंग शायद आपको स्पेशलिटी स्टोर से लेनी पड़े अगर आप मैरीलैंड के बाहर हैं। अच्छा, तो क्या क्या लगता है इसमें? मुख्य सामग्री है पत्ता गोभी, गाजर, मेयोनीज, सिरका, चीनी और ओल्ड बे सीजनिंग। नमक और काले मिर्च स्वाद के लिए। पत्ता गोभी कौन सी, हरी वाली या बैंगनी वाली? ज्यादातर हरी पत्ता गोभी ही इस्तेमाल होती है। उसे या तो बहुत बारीक काटा जाता है या फिर कद्दूकस कर लिया जाता है। आजकल तो बाजार में कटा हुआ कोल्स्लॉ मिक्स भी मिलता है जिसमें हरी पत्ता गोभी और थोड़ी सी कद्दूकस की हुई गाजर मिली होती है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाजर? हाँ, गाजर भी जरूरी है, वो थोड़ी मिठास और रंग देती है। उसे भी कद्दूकस करके मिलाया जाता है। पत्ता गोभी की मात्रा ज्यादा होती है, गाजर थोड़ी कम। ठीक है, पत्ता गोभी और गाजर। अब ड्रेसिंग की बात करते हैं। मेयोनीज। हाँ, ड्रेसिंग का बेस मेयोनीज होता है। रेगुलर वाली फुल फैट मेयोनीज सबसे अच्छा स्वाद देती है। और सिरका? कौन सा सिरका? पारंपरिक रूप से सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल होता है। उसका स्वाद थोड़ा फलों जैसा और हल्का होता है, जो कोल्स्लॉ के लिए अच्छा रहता है। अगर वो नहीं है तो व्हाइट विनेगर भी चल सकता है, पर थोड़ा कम मात्रा में। चीनी कितनी? चीनी स्वाद के संतुलन के लिए डाली जाती है, सिरके की खटास को बैलेंस करने के लिए। बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। दानेदार सफेद चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और फिर वो ओल्ड बे सीजनिंग। हाँ, वो तो जरूरी है मैरीलैंड स्टाइल के लिए। उसकी मात्रा भी आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा कम डालें, फिर चख कर और मिला सकते हैं। नमक और काली मिर्च? हाँ, आखिर में स्वाद को ठीक करने के लिए नमक और ताजी पिसी काली मिर्च। ठीक है, सामग्री तो समझ आ गई। अब इसे बनाते कैसे हैं? क्या बस सब कुछ एक साथ मिला देना है? हाँ, तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले एक बड़े कटोरे में कटी हुई पत्ता गोभी और कद्दूकस की हुई गाजर को मिला लें। फिर एक अलग छोटे कटोरे में ड्रेसिंग तैयार करें। इसमें मेयोनीज, सेब का सिरका, चीनी और ओल्ड बे सीजनिंग डालें। इसे एक विस्क या कांटे से अच्छी तरह फेंटें जब तक कि चीनी घुल न जाए और सब कुछ अच्छे से मिल न जाए। ड्रेसिंग को चक्कर देख सकते हैं स्टेज पर कि मिठास, खटास और मसाले का संतुलन ठीक है या नहीं। जरूरत लगे तो थोड़ा सिरका, चीनी या ओल्ड बे और मिला सकते हैं। ठीक है, ड्रेसिंग तैयार। अब इस तैयार ड्रेसिंग को पत्ता गोभी और गाजर वाले कटोरे में डालें और फिर एक बड़े चम्मच या स्पैचुला से इसे अच्छी तरह मिलाएं। नीचे से ऊपर उठाते हुए मिलाएं ताकि सारी सब्जियों पर ड्रेसिंग की एक सार परत चढ़ जाए। कोई सूखी पत्ता गोभी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह मिला लिया। अब इसमें स्वादानुसार नमक और ताजी पिसी काली मिर्च डालें और एक बार फिर से मिला दें। बस तैयार हो गया कोल्स्लॉ? तैयार तो हो गया है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी कदम बाकी है। वो क्या है? वो है इसे ठंडा करना। परोसने से पहले इसे कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना बहुत जरूरी है। बेहतर होगा अगर आप इसे 3-4 घंटे या रात भर के लिए भी रख दें। इतना लंबा क्यों? इसके 2 फायदे हैं। पहला, ठंडा होने से स्वाद आपस में अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं। पत्ता गोभी और गाजर ड्रेसिंग का स्वाद सोख लेते हैं और ड्रेसिंग सब्जियों का स्वाद ज्यादा गहरा और संतुलित हो जाता है। अच्छा। दूसरा, ठंडा होने से पत्ता गोभी थोड़ी नरम पड़ती है, लेकिन फिर भी अपना कुरकुरापन बनाए रखती है। वो एकदम कच्ची और सख्त नहीं लगती, उसका टेक्सचर ज्यादा सुखद हो जाता है। ये तो महत्वपूर्ण बात है। मतलब इसे तुरंत बनाकर नहीं खाना चाहिए। खा सकते हैं, पर वो असली स्वाद और टेक्सचर नहीं मिलेगा जो थोड़ी देर रखने के बाद आता है। सब्र का फल मीठा होता है, यहाँ ठंडा और स्वादिष्ट होता है। हाँ, सही बात है। तो इसे फ्रिज में रखना है। हाँ, और फिर बस परोसना है। हाँ, परोसने से पहले एक बार और मिला लें क्योंकि ड्रेसिंग नीचे बैठ सकती है। और फिर इसे ठंडा ठंडा सॉफ्ट शेल क्रैब सैंडविच के साथ परोसें या किसी भी बारबेक्यू या ग्रिल्ड खाने के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। बेहतरीन। तो ये हुई मैरीलैंड कोल्स्लॉ की पूरी विधि। आसान है, पर थोड़ा समय देना पड़ता है बेहतरीन नतीजे के लिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाके आज हमने सॉफ्ट शेल क्रैब की पूरी यात्रा की। ये जाना कि ये कोई अलग केकड़ा नहीं, बल्कि ब्लू क्रैब की एक खास क्षणभंगुर अवस्था है। हाँ, और इसे पकड़ना कितना नाजुक और समय पर निर्भर काम है। हाँ, फिर हमने देखा कि कैसे सफाई के बाद लगभग पूरा केकड़ा नरम खोल समेत खाया जा सकता है। और हमने मैरीलैंड स्टाइल फ्राइड सॉफ्ट शेल क्रैब सैंडविच बनाने की पूरी विधि पर विस्तार से बात की।
सफाई से लेकर डबल ड्रेजिंग और तलने तक। हाँ, और उस सैंडविच को असेंबल करने का तरीका, जिसमें टाटा सॉस, लेट्यूस, टमाटर और बेशक ओल्ड बेस सीजनिंग का अहम रोल है। फिर हमने ये भी समझा कि मैरीलैंड कोल्सलॉ क्यों इस सैंडविच के साथ इतनी बेहतरीन जोड़ी बनाता है। वो ठंडा, गर्म, कुरकुरा, नरम, मीठा, खट्टा, मसालेदार कॉन्ट्रास्ट और स्वाद का संतुलन। हमने कोल्सलॉ बनाने का तरीका भी सीखा और ये जाना कि उसे परोसने से पहले ठंडा करना कितना जरूरी है। और सिर्फ मैरीलैंड ही नहीं, हमने दुनिया भर में सॉफ्ट शेल क्रैब के अलग अलग रूपों की झलक भी देखी। जापान के स्पाइडर रोल से लेकर स्पेन के चिगुआटोज और इटली के वेनिस के खास मोइचे तक। हाँ, ये सब दिखाता है कि कैसे तटीय समुदाय जो समुद्र के किनारे रहते हैं, वो अपने स्थानीय और मौसमी संसाधनों का कितने रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करते आए हैं। बिल्कुल। सॉफ्ट शेल क्रैब का मौसम छोटा होता है, उसे पकड़ने की तकनीक खास होती है। ये चीजें इसे और भी कीमती और खास बना देती हैं। ये स्थानीय पर्यावरण, पाक कला और सदियों पुरानी परंपराओं के बीच एक बहुत ही गहरे रिश्ते को दर्शाता है। सही कहा, ये सिर्फ खाना नहीं, ये कहानी है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से एक सोचने वाली बात भी निकलती है। एक महत्वपूर्ण सवाल मन में आता है। क्या? सोचने पर मजबूर करने वाला अंतिम विचार। देखिए, हमने बात की कि सॉफ्ट शेल केकड़ों को पकड़ना कितना नाजुक काम है। ये केकड़ों के प्राकृतिक जीवन चक्र उनके खोल बदलने के समय पर निर्भर करता है, जो कि पानी के तापमान और पर्यावरण की अन्य स्थितियों से बहुत प्रभावित होता है। तो ऐसे में भविष्य को देखते हुए जब हम जलवायु परिवर्तन, समुद्र के बढ़ते तापमान, पानी के अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन और प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो इन पर्यावरणीय बदलावों का इस अनोखे और मौसमी व्यंजन सॉफ्ट शेल क्रैब की उपलब्धता पर क्या असर पड़ सकता है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या केकड़ों के खोल बदलने का समय बदल सकता है या उनकी आबादी कम हो सकती है? तलने से उनका मेटाबॉलिज्म और मोल्टिंग साइकिल गड़बड़ा जाए। हो सकता है कि प्रदूषण से उनकी सेहत पर असर पड़े, या हो सकता है कि समुद्र का अम्लीकरण उनके नए खोल को ठीक से बनने ही ना दे। अगर ऐसा हुआ तो ना सिर्फ मछुआरों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा, बल्कि हमारी ये सदियों पुरानी पाक परंपराएं भी खतरे में पड़ सकती हैं। ये तो काफी गंभीर चिंता है। हाँ, तो ये हमें याद दिलाता है कि हमारा भोजन, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, ये सब हमारे पर्यावरण से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। और अगर हमें इन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखना है, तो हमें अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखना होगा। ये एक ऐसा बिंदु है जो जीव विज्ञान, पाक इतिहास, अर्थव्यवस्था और भविष्य की पर्यावरणीय चिंताओं को एक साथ जोड़ता है। इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।